नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जुनून के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ। बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो सारी शक्तियाँ हमने पढ़ ली थी, कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी उसकी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया था, कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं कि कुछ उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये विवेकाधीन होता क्या है। विवेकाधीन का मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई शक्ति जो अपने विवेक के आधार पर ले, कहने का मतलब उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, स्वयं निर्णय ले। क्या हो? स्वयं निर्णय ले, स्वयं निर्णय। संविधान में आर्टिकल 74 के तहत डिस्क्राइब किया गया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है कि सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान में एक बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखेंगे जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं ये हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो बीच से ये शक्तियाँ निकल के आती हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर उसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जगह पर तो सलाह लेके काम करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा बिना सलाह लिए। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि ये जो सलाह है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। बाध्यकारी है। बाध्यकारी का मतलब हुआ कि जो मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा वो राष्ट्रपति उसको मानेगा ही मानेगा। तो जब राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा तो वहाँ पर फिर विवेकाधीन शक्ति क्या हो गई? उसकी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसका कोई विवेक काम ही नहीं कर रहा है। जो भाई मंत्रिपरिषद ने कहा वही राष्ट्रपति ने उठा के वहाँ पर साइन कर दिए, मान लिया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर यह सलाह बाध्यकारी तो है, लेकिन एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। अब यहां पर देखिए राष्ट्रपति की क्या हो गई है? विवेकाधीन शक्ति हो गई। कैसे? मान लीजिए कोई विधेयक उसके पास आया, राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए। अब उस विधेयक में उसको कुछ कमियां, कुछ खामियां नजर आ रही हैं, तो वो क्या करेगा? देखेगा और एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देगा। कहाँ? फिर से मंत्रिपरिषद के पास। अब मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है कि उस वापस किए विधेयक पर या तो कुछ संशोधन कर दे, या बिना संशोधन के, या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ पुनः राष्ट्रपति के पास क्या करे? भेज दे। अब जब फिर से ये संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास पुनः जाएगा, अब राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? वहाँ पर अपना जो निर्णय है, अपनी स्वीकृति है, वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अब यहाँ पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ये कहा गया कि एक बार वहाँ पर वापस कर सकता है। यही पावर हमारे, जब हम वीटो पढ़े थे, वीटो शक्तियाँ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब ये था कि एक बार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, ठीक है, पुनः विचार हेतु मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। तो यही हो गई हमारी निलंबनकारी वीटो। तो ये भी एक राष्ट्रपति की क्या है? विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत ही आता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो एक विवेकाधीन शक्ति और राष्ट्रपति के पास आती है, पॉकेट वीटो। जब हमने पढ़ा था पॉकेट वीटो, जब भी कोई विधेयक
सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं। पहली है या तो उस पर स्वीकृति दे दे, तो जब स्वीकृति दे देगा तो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा। अगर स्वीकृति नहीं देता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बार वापस करेगा 44वें संविधान संशोधन के बाद से एक बार वापस करेगा पुनर्विचार हेतु। एक बार पुनर्विचार हेतु वापस किया, अब दोबारा से जब आएगा तो उसको स्वीकृति देनी अनिवार्य हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये आती है कि ना ही वो स्वीकृति दे और ना ही उसको अस्वीकार करे या पुनर्विचार के लिए भेजे, अपने पास रख ले। अपने पास रख ले, अपने पास रखने के मतलब पॉकेट मतलब जेब में रख ले, उस पर कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहा है, ना स्वीकार कर रहा है ना अस्वीकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान में जो स्वीकृति है उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करी गई है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में इस पर स्वीकृति देंगे अपना। तो इस चीज का फायदा वहां पर राष्ट्रपति उठा सकता है अपने विवेकाधीन शक्ति के आधार पर। मान लीजिए उसको लगे कि अगर मान लीजिए हमने स्वीकृति नहीं दी और पुनः वो पुनर्विचार के बाद आ जाएगा वापस, तब तो हमको स्वीकृति देनी ही देनी पड़ेगी। उस आधार पर यहाँ कहेगा चलो हम स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, अपने पास रखे रहेंगे जेब में, देखते हैं क्या कर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस संबंधित विधेयक को कितने भी दिन के लिए लंबित कर सकता है अपने पास रखकर, बिना स्वीकृति दिए हुए। ये भी इसकी क्या है, एक विवेकाधीन शक्ति के आधार पर। तो विवेकाधीन शक्ति यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है ये सलाह नहीं दे रहा है कि आप भैया रखे रहिए अपनी जेब में इसको इतने दिन के लिए, नहीं, कोई सलाह नहीं दे रहा, ये अपने स्वविवेक के आधार पर वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली विवेकाधीन शक्ति के आधार पर, बहुमत दल का जो नेता होता है, ठीक है, उसकी क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। देखिए, बहुमत दल का जो नेता होगा प्रधानमंत्री, ठीक है, वहां पर उसकी नियुक्ति करता है अपने विवेक के आधार पर। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता होगा उसको अपने विवेक के आधार पर वहां पर उसकी नियुक्ति करता है। देखिए, नियुक्ति करता है, निर्वाचित नहीं करता है। क्यों भाई? जो सांसद होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं और सांसद ही क्या होते हैं, एज अ प्रधानमंत्री काम करते हैं, तो उसकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है, बहुमत दल का जो नेता होगा। तो यहाँ पर ये एक और उसकी विवेकाधीन शक्ति होती है। एक और विवेकाधीन शक्ति होती है, मान लीजिए कि चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, देखेगा कि कौन सा दल है जो सरकार बना सकता है ना, उस उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है वहाँ पर। ठीक है, किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकता है। आमंत्रित कहने का मतलब, मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अब इस कंडीशन में सरकार तो बनने से रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जिससे लगे उसको कि आगे ये बहुमत सिद्ध कर सकता है और वहाँ पर ये सरकार बनाने के काबिल है। तो इस कंडीशन में भी वहाँ पर क्या हो सकता है, वो अपनी विवेक की शक्ति को, ठीक है, लगा सकता है। अब मान लीजिए अचानक से जो प्रधानमंत्री है उसकी मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर, प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो गई है तो अगर जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, ठीक है, वहां पर देखेगा किसको नेता बनाना है, वो अपने विवेक के आधार पर वहां पर नेता बना देगा। और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और आगे उसको लगे कि कोई ऐसा उसका उत्तराधिकारी नहीं है
तो अपने विवेक के आधार पर वहाँ पर किसी को भी प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दल था, ठीक है, उसका जो नेता था प्रधानमंत्री, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस दल में डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है कि किसको प्रधानमंत्री बनाए किसको ना बनाए। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी को भी वहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। अगला कंडीशन है, मान लीजिए जो मंत्रिपरिषद थी, ठीक है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर मंत्रिपरिषद को, ठीक है, भंग कर सकता है और नए मंत्रिपरिषद भंग कर देगा। अब यहाँ पर देखिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो अब मंत्रिपरिषद जो थी वो सलाह नहीं देगी राष्ट्रपति को कि भाई हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है, आप क्या करिए, हमें भंग करिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा और ज़रूरत पड़ी तो लोकसभा को भी विघटित कर सकता है। देखते हैं दोनों में अंतर। देखिए, मंत्रिपरिषद को भंग करना एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया और लोकसभा को भंग करना एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मान लीजिए कार्यकाल 3 साल तक चला लोकसभा का और उसी बीच मंत्रिपरिषद ने अपना अविश्वास प्रस्ताव खो दिया। अविश्वास प्रस्ताव खो दे या बहुमत अपना सिद्ध ना कर पाए, ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मंत्रिपरिषद वहां पर भंग होगी, लोकसभा रहेगी। ठीक है, वो किसी अन्य दल को वहां पर आमंत्रित कर सकता है कि आइए भाई आप अपनी सरकार बनाने की कोशिश करिए, अपनी सरकार बनाइए। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि नहीं, कार्यकाल से पहले लोकसभा को भी भंग करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है और पुनः चुनाव हेतु, ठीक है, और ये पुनः चुनाव हेतु चुनाव आयोग को ठीक है परामर्श देगा। तो लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, 5 साल के पहले ही अगर विघटित हो जाए, 2 कंडीशन में विघटित हो सकती है। या तो जो मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे, बहुमत खोने की दशा में, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। 2 ऐसी कंडीशन है जहां पर लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले ही क्या कर सकती है, यहाँ पर विघटित हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। अगर उसको लगता है कि लोकसभा विघटित करनी चाहिए तो लोकसभा विघटित कर देगी। अगर उसको लगता है कि मंत्रिपरिषद भंग करके ही काम चल जाएगा और किसी अन्य दल को हम आमंत्रित कर सरकार बनाने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वो मंत्रिपरिषद को ही भंग करे या मंत्रिपरिषद को ही विघटित कर वहाँ पर काम चला सकता है। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर दी गई हैं। अब जब संविधान बना था तो जब कहा गया कि राष्ट्रपति के पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, राष्ट्रपति तो एज अ रबर स्टाम्प है, एक कह सकते हो मिट्टी की गुड़िया की तरह काम कर रहा है। तो वहाँ पर इसका जब मेंस में लिखने के लिए आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह काम करता है, तो वहाँ पर हम ये सारी कंडीशन देंगे और ये सारी शक्तियाँ दिखाएंगे और बताएंगे कि नहीं, राष्ट्रपति को अपने कुछ विवेक के आधार पर भी शक्तियाँ मिली हैं संविधान के। हालांकि संविधान में इसका कहीं वर्णन अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन जब हम ओवरऑल शक्तियों को यहाँ पर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की, तब ये सारी शक्तियाँ निकल के आती हैं बीच से, है ना। जब हम शक्तियों का विश्लेषण करते हैं वहाँ पर ये सारी शक्तियाँ हमारी निकल के आती हैं। तो यही कंडीशन होती है कि जब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर काम करना स्टार्ट कर देता है तो ऐसी कंडीशन को ही हम विवेकाधीन शक्तियाँ बोलते हैं। तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति ऐसा रबर स्टाम्प नहीं काम करता है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को कुछ अपनी शक्तियाँ, अपना विवेक भी दिया गया है संविधान के द्वारा, जहाँ पर वो अपने विवेक के आधार पर शक्तियों का
पूरी तरह से यूज करता है, पूरी तरह से उसका उपयोग करता है और सरकार बनाने में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जो ब्रिटेन में जो वहाँ पर जो महारानी होती हैं, है ना, उनको कोई ऐसी शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो भारत में राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल और केवल रबड़ स्टाम्प की तरह काम नहीं कर रहा है। कुछ इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपने विवेक का यूज कर कर, है ना, और वहाँ पर सरकार और बनाने और, ठीक है, नई सरकार को आमंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से कुछ शक्तियाँ यहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर दी गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियोज़ की सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।